नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, अलविदा जुमे की नमाज जैसे पवित्र मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काली पट्टी वाला प्रयोग बिल्कुल फेल हो गया। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अलविदा की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन की अपील की थी, लेकिन सियासत और मजहब का फर्क समझने वाले जागरूक मुसलमानों ने मुस्लिम बोर्ड की सियासत को सिरे से नकार दिया। मुस्लिम बोर्ड की राजनीति चमकाने की कोशिशों को धाराशायी कर दिया। जरा सोचिए कि भारत में मुस्लिम आबादी करीब 14% है और 14 शहरों में भी काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ते हुए किसी मुसलमान की तस्वीर नहीं दिखाई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काली पट्टी वाला प्रयोग आखिर कैसे फेल हो गया? मुसलमानों ने क्यों ठुकरा दी काली पट्टी वाली अपील? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि काली पट्टी से दूरी बनाकर देश का मुसलमान क्या मैसेज देना चाह रहा है, किसको मैसेज देना चाह रहा है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस ताल ठोक कर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है। एक साइलेंट प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि हर नमाजी अपने राइट हैंड में ये रिबन बांधकर साइलेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट दर्ज कराए। इन मजहबी रहनुमाओं को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि इबादत के महीने में राजनीति काम नहीं करना चाहिए। काला पट्टी लगाने से कोई फायदा नहीं। आप काला पट्टी रोड जाम कर दी, इससे कोई फायदा नहीं होगा। छतों के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेंगे, अजीब तमाशा बना दिया। छत तो हमारी प्रॉपर्टी है, मस्जिद की प्रॉपर्टी, आप छत पे नमाज पढ़ने से कैसे रोक दोगे? कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी पर नज़र रखी जा रही है, सभी गलियां, सभी संदिग्ध व्यक्तियों पर नज़र रखी जा रही है और अभी तक पूरी तरह शांति है। काली पट्टी काली कहाँ बैठने वाले हैं नमाज के लिए? यहाँ पर बैठेंगे जी। काला कानून है, इसलिए काला पट्टी बांधे हुए। क्या शरीयत कहता है कि आप काला पट्टी? बिल्कुल भाई, शरीयत हमारे उलमा जब हमको ऑर्डर किए। ईद उल फितर का त्यौहार 31 तारीख का है, उसको जो है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे बना दिया, गजेटेड हॉलीडे। शनिवार फिर इतवार फिर आगे छुट्टी, क्योंकि कई ट्रांजैक्शन है लास्ट में उसके लिए RH किया। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह के गणमान्य मेहमान आज भी ताल ठोके में हमारे पैनल में रहेंगे। मैं इंट्रोडक्शन करा दूं आपका। विश्व हिंदू परिषद से प्रवक्ता विनोद बंसल आज डिबेट का हिस्सा होंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। मुमताज़ आलम रिजवी हमें दिखाई दे रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर, और सतानंद महाराज धर्मगुरु हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा होंगे। इसके अलावा नूर अहमद अजहरी इस्लामिक स्कॉलर इस डिबेट का हिस्सा होंगे। चलिए, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुछ जुड़ चुके हैं, कुछ हमारे साथ समय समय पर जुड़ते रहेंगे, लेकिन फराज किदवई साहब हमारे साथ आ चुके हैं। सबसे पहले डिबेट की शुरुआत उन्हीं से करते हैं। फराज किदवई साहब, आपकी पार्टी PDA के फॉर्मूले पर चलती है। अखिलेश यादव PDA वाली पार्टी कहते हैं अपने आप को समाजवादी पार्टी की जगह, लेकिन आज इस PDA के A ने जो किया है, जिस तरीके से काली पट्टी को नकारा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस फैसले को नहीं माना है कि काली पट्टी पहनकर अलविदा जुमा की नमाज पढ़ी जाए, क्या मैसेज उससे गया है? आपको क्या लगता है? अनुराग जी, सबसे पहले तो आपने बोला ना कि समाजवादी पार्टी का जो नाम है वो PDA है। PDA समाजवादी पार्टी का नाम नहीं, PDA समाजवादी पार्टी की विचारधारा है जी। और PDA उस लड़ाई का नाम है जो आदरणीय नेताजी ने शुरू की थी, सामाजिक न्याय की और सामाजिक क्रांति है ये PDA। मैंने यही कहा कि अखिलेश यादव क्या होता है कि अब आप सवाल PDA वाली पार्टी लिखते हैं अपने आप को। जी बोलिए। जी जी जी। तो अब आपका सवाल पूछिए जी। आप सवाल पूछिए जी। अच्छा, सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से नमाज काली पट्टी बांधकर अता करने की गुजारिश की गई थी, अपील की गई थी, उसको नकार दिया है एक बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो?
देखिए, इस देश का जो मुस्लिम समाज है और ख़ासकर 2014 के बाद से, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो मुस्लिम समाज को तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किसी न किसी कटघरे में खड़ा किया है। कभी बाबर की औलाद, कभी अंग्रेज़ की, कभी औरंगज़ेब की औलाद, कभी पाकिस्तान भेज दो। अभी इनके कोई मंत्री हैं शायद बिहार के या कहाँ के, उन्होंने कहा है कि ईद की नमाज इनसे कहो कि कब्रिस्तान में पढ़ें। कभी केतकी सिंह कहती हैं कि मुसलमानों के लिए एक अलग अस्पताल में विंग बना दी जाए। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूं अनुराग जी कि इस देश का जो मुसलमान है वो अमन पसंद मुसलमान है और हिंदू भाइयों के साथ में रहना चाहता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना कि कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म की होड़ में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अब जब एक प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग करने के बाद वो सफल हो जाते हैं। जैसे नीतीश राणे जी थे, जिस दिन नीतीश राणे जी ने ये बयान दिया था कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे, एको आ रही है, उस समय वो मंत्री नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो बयान दिया, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का उनको दर्जा मिल गया। अच्छा। कपिल मिश्रा जी जब डीसीपी के साथ खड़े होकर के मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत नहीं आता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील थी कि काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ें, मुसलमानों ने इसे नकार दिया। मैं आपका इस पर रिएक्शन चाह रहा था। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो आपने कहा, आपकी बात मैंने सुनी, जनता ने सुनी, लेकिन इस पर रिएक्शन दीजिए, क्योंकि यहां जो आप विघटनकारी सोच की बात कर रहे हैं वो बीजेपी की नहीं थी, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील थी। देखिए अनुराग जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर काली पट्टी के लिए एक आह्वान करता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की कुछ जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो ये आह्वान करती हैं कि फलों की दुकानों पर पट्टी लगाई जाए, या जो रेवड़ियां हैं, रेवड़ी जो लगती हैं सड़क के किनारे, उनके ऊपर नाम लिखे जाएं, तो ये जनता डिसाइड करती है कि हमको अपने फल की दुकान पर अपना नाम लिखना है, काली पट्टी बांधनी है कि नहीं बांधनी है। जनता ने नहीं बांधा, जनता का जो आदेश है वो सराखोबर, उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन ने अगर काली पट्टी का आह्वान किया तो संविधान के दायरे में किया। भाई उन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ कहा कि आप लोग बांधिए, उन्होंने नहीं बांधा, तो ये तो जनता के ऊपर है ना, जनता जो फैसला करती है वो सब। आपने बड़ी अच्छी बात कही। ठीक है, फराज किदवई साहब, मैं लौटता हूं आपके पास। साथ नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि वाबस्ता भी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। अजहरी साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने काली पट्टी नहीं बांधी, जो कि 99% लोग थे, मुसलमान भाई थे, इसका मतलब है कि वो वक्फ संशोधन बिल के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने विरोध में काली पट्टी नहीं बांधी। भारत का कोई भी मुसलमान वक्फ पर जो बिल आ रहा है इसके साथ नहीं है। चंद जो चाटुकार हैं, चंद जो चापलूस हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों को छोड़, क्योंकि सब जान चुके हैं। यानी जिन मुसलमान भाइयों ने काली पट्टी नहीं बांधी वो भारतीय जनता पार्टी के चापलूस है, चाटुकार है, आप ये कह रहे हैं ना? नहीं। अच्छा, ये जो अपील की गई थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से, वो अचानक की गई और अचानक में लोगों तक खबर नहीं पहुंच पाई, उसका सही से एडवर्टाइज नहीं हुआ, तो लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं, वरना ऐसा नहीं होता, मेरा ये मानना है। दूसरी बात यह है कि काली पट्टी बांधना कोई बुरी बात तो है नहीं। काली पट्टी संवैधानिक दायरे में विरोध के लिए बांधी गई है और बांधने का लोगों से गुजारिश की गई। तो इस पर कहीं खलबली है, कहीं परेशानी है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द होना भी चाहिए। अरे उन्हें क्यों होगा, वो तो खुश है भाई। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो खुश हैं कि मुसलमानों ने संदेश दिया है कि वो संशोधन बिल के साथ हैं, वरना वो काली पट्टी बांध लेते। नहीं, ये तो आप उल्टी बात कह रहे हैं अजहरी साहब। याद कर रहे हैं, ये हकीकत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इन्हीं चीजों को मुद्दा बना करके देश के लोगों को बेवकूफ बनाया है आज तक, और अब भी वो बना रहे हैं, आगे भी बनाने की कोशिश करेंगे। और जो काली पट्टी बांधने के लिए कह रहे हैं वो क्या बना रहे हैं लोगों को, और जो काली पट्टी बांधने की अपील कर रहे हैं अजहरी साहब, वो क्या बना रहे हैं लोगों को? संविधान के दायरे में, कानूनी अधिकार के तहत। अच्छा, तो जिन्होंने काली पट्टी नहीं बांधी उन्होंने संविधान का अपमान किया है या आपके फैसले का अपमान किया है, आपकी अपील का अपमान किया है? नहीं, संविधान का अपमान। मैंने आपसे पहले कहा कि उन तक खबर नहीं पहुंची। अच्छा, अगर खबर पहुंचती तो वो लोग बांधते, एक शख्स बांधता हुआ नजर आता। मुमताज आलम रिजवी के पास लगता है काफी सारी खबर पहुंच गई,
काली पट्टी के बजाय उन्होंने पूरा काला कोट पहन लिया है। मुमताज आलम रिजवी। नहीं, देखिए ऐसा है अनुराग भाई, मुस्कान जी, मैं तो हमेशा ये शेरवानी पहनता ही हूँ, आप जानते हैं, आपके शो में भी मैं आता हूँ, तो इसको इससे जोड़ना ठीक नहीं है। और दूसरा ये कि मैं चुटकी ले रहा था जी, चलो का ऐलान किया जाता है तो 26 करोड़ 30 करोड़ तो मुसलमान जंतर मंतर नहीं पहुंच जाते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि मुखालफत कर रहे हैं। तो इसी तरीके से लेकिन मुझे नमाज अदा नहीं करनी। काली पट्टी लोगों ने नहीं बांधी, कई बार होता है पट्टियां ऐसे घर में तो रहती नहीं, आप पहन लीजिए और जल्दी से बांध लीजिए, इसलिए लेकिन जहां जहां बांधी गई आप खुद ही दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पर वही तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें पट्टियां लोगों ने बांध रखी हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों ने इसकी हिमायत की और फिर इसको छोड़ दीजिए। चंद्रबाबू नायडू ने अब हिमायत कर दी है और उन्होंने कहा कि हम वक्फ बोर्ड बचाने वालों के साथ में है। बहुत जल्द जो है नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी जैसे लोग भी जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं और सेकुलर नजरिया रखते हैं, भले ही वो भाजपा के साथ हैं, वो भी बहुत जल्द जो है वो बीजेपी और मोदी सरकार की जिद को छोड़ करके वो इस तरफ आ जाएंगे। और यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ हो या तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, यही कोशिश कर रही हैं कि ये जो सरकार गलत बिल लेकर के आई है इसे फौरी तौर पर वापस ले। इससे बहुत भारी नुकसान जो है देश का भी होगा और एक गलत रवायत मुल्क में कायम हो जाएगी। और जमीनें जो है न सिर्फ ये कि अभी वक्फ की बल्कि मठ और मंदिरों की भी जमीनें हड़पी जाएंगी, ये बिल्कुल तय बात है। किसानों की इससे शुरुआत हुई थी, रेलवे की हमने देखी, वहां की जमीनें हड़पी गई। आप आचार्य विक्रमादित्य को डरा रहे हैं ये कहकर? अरे नहीं, ये जानते हैं, ये समझते हैं इस बात को, आचार्य इस बात को समझते हैं आचार्य विक्रमादित्य। और देखिए सरकारें जो होती है ना, सरकार जो होती है वो रहनुमा होती है। अरे सरकार रहनुमा होती है। मुझे वो बताओ कि आज सबसे बड़ी विचित्र विडंबना दिखाई देती है कि वक्फ बोर्ड की बात कर रही हैं। अरे रिजवी साहब एक बात सोचो, दिल्ली भारत के अंदर कितनी लैंड है वक्फ की? 9.5 लाख एकड़ के लगभग, 9.5 लाख एकड़। और उसके बाद पूरे देश में 9.5 लाख एकड़ लैंड है ना, 9.5 लाख एकड़, उनपे क्या बनना चाहिए? मस्जिद नहीं, वक्फ की लैंड पे मस्जिद बन सकती है? नहीं बन सकती? बन सकती है ना, वक्फ की लैंड पे मस्जिद बन सकती है। जिनके खानदान वाले नवाब रहे, जिनके खानदान वाले बादशाह रहे, जिनके खानदान के लोगों के पास, चश्मो चिरागों के पास लगातार इस देश के अंदर 1000 साल तक हुकूमत रही, आज उनके चश्मे चिराग जो है, आज उनके चश्मे चिराग जो है वो सड़क पे बैठने को मजबूर हो गए। अरे बड़ी विचित्र स्थिति है, यहाँ बैठे हुए लोग आज छाती पीट रहे हैं, सड़क पे बैठने की नमाज अदा की बात कर रहे हैं। अरे आपकी तो सारी जमीनें थी, ऐसी ना औलादे पैदा करी उन बादशाहों ने कि वो कुछ काम करते ही नहीं थे। जो रहनुमा थे पूरे इस भारत के, अपने आप को बनते थे, वो आज खाना बदोश लोगों के पीछे, उनके जो खानदान वाले खाना बदोश हो गए, रोड पे बैठ के नमाज पढ़नी पड़ रही है। भाई मुझे को बताइए, 9.5 लाख एकड़ लैंड, उस लैंड को डेवलप नहीं करते, उसमें मस्जिद नहीं बनाते और उसके बाद रोड पे छाती पीटने के आ जाते हैं कि हम रोड। मुझे बताइए, अभी बताइए, सरकार ने 5 एकड़ लैंड दी बाबरी मस्जिद, अयोध्या के अंदर बनाई मस्जिद, आप लोगों ने सारा पैसा खा जाते हैं, सारा पैसा डकार जाते हैं आपके जो वक्फ के अंदर बैठे हुए लोग हैं, और उसके बाद छाती पीटने आप जैसे लोगों को बिठा देते हैं, काली पट्टी दे देते हैं। काली पट्टी तक नहीं है, अरे बुर्का तो घर में बैठा है भैया, बुर्का घर में रखा है, उसके बाद भी यानी यहाँ कह रहे कि बैठ के नहीं आए। अरे भाई एक बार और रह लो, मैं कह रहा हूँ एक बार और एक्सपेरिमेंट कर लो। अरे अभी 3 दिन है, अभी रोजों में 3 दिन और 3 दिन के और रोजे बाकी हैं, 3 दिन और एक्सपेरिमेंट कर लो। आप 3 दिन और एक्सपेरिमेंट कर लो। मैं जानता हूँ इस देश का मुसलमान तुम जैसे लोगों के साथ नहीं है। इस देश का मुसलमान जान चुका है कि तुम जैसे लोगों के साथ रहकर सड़क पे ही बैठना पड़ेगा। तुम जैसे रहनुमा जो बन के बैठे हुए हैं, ओवैसी जैसे लोग रहनुमा बन के बैठे हुए हैं, उनको रोड पे बिठाएंगे। ठीक है, विनोद बंसल को लाता हूँ। विनोद बंसल, नूर अहमद अजहरी कह रहे हैं, अच्छा अजहरी साहब आप ही की बात कर, रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सारी रहनुमाई छीन ली। अरे इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अपील की, उसे नहीं माना गया, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? अच्छा ठीक है, विनोद बंसल साहब, अजहरी साहब कह रहे हैं कि काली पट्टी बांधकर अलविदा जुमे की नमाज आज इसलिए अता नहीं की लोगों ने क्योंकि मैसेज कन्वे नहीं हो पाया था सही समय पर उनके पास, काली पट्टी नहीं मिल पाई थी। नहीं ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। देखिए मैसेज कन्वे तो वो होगा ना जो सच्चाई से भरा हुआ होगा।
मैसेज कन्वे जो होगा वो तथ्यों से हो रहा होगा। आप देखिए जनता को पता ही नहीं है आखिरकार इसमें है क्या, खामियां क्या है, परेशानी क्या है। ये जो मौलाना है ना, जिनका नाम तो है मौलाना, काम है इनका भड़काना। ये सिर्फ और सिर्फ भड़काने का जुगाड़ तो करते हैं, लेकिन जनता को समझाने का काम नहीं करते। आप देखिए जनता को जानती है ना जी, इसलिए काली पट्टी पहन के नहीं आई। जनता ये भी जानती है कि आखिरकार ये जो मौलाना है ना, इनके जो हलाल की कमाई है वो रुक जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि हलाला की मलाई जो खाते हैं लोग, वो रुक जाएगी, क्योंकि अब वक्फ बोर्ड में महिलाएं भी आने वाली हैं। जब वक्फ बोर्ड में महिलाएं आ जाएंगी तो ये मौलाना जो महिलाओं के साथ व्यभिचार करते थे, मुस्लिम महिलाओं के साथ व्यभिचार करते थे, वो सब रुक जाएगा। भारत की संपत्ति पर अनाधिकृत कब्जा रुक जाएगा। और आप देखिए कि जो वक्फ बोर्ड की जो लाखों एकड़ जमीन है जो इन मौलानाओं ने घेर रखी है, वो सारी बैकअट हो जाएगी। आप देखिए समस्या यही है ना, मुस्लिम समुदाय तो इस मुस्लिम समुदाय भी नहीं, पूरा भारत इनके साथ खड़ा है, इस बिल के साथ खड़ा है। लेकिन मौलाना है जो कि नमाज करते समय भी वो पट्टी बांधते हैं। आप मुझे बताइए कि वो नमाज पढ़ रहे थे, पट्टी की चिंता कर रहे थे, बार बार पट्टी उतर रही थी और पट्टी को ऊपर चढ़ा रहे थे, और अभी ध्यान तो पट्टी में लगा हुआ था, वो नमाज क्या पढ़ते। आप ही देखिए कि ये है इनका डीएनए। अनुराग जी देखिए, समझना पड़ेगा, मैं बीच में नहीं बोला था। हजारी साहब आपकी काली पट्टी कहाँ है? बीच में बोल रहे हैं। आप देखिए ये ठीक नहीं है। ये हजारी साहब आपकी काली पट्टी कहाँ है? बोला था रंग करके नहीं, ये नहीं पहनते, ये तो काली दाढ़ी लेके आते हैं बस। दाढ़ी काली वाले हैं, ये मन के काले हैं। हजारी साहब अच्छा ठीक है, इसलिए ये दूसरों को आपकी काली पट्टी भी नजर नहीं आ रही मुझे तो। ये हजारी साहब आपकी काली पट्टी भी नजर नहीं आ रही। खैर, फराज किदवई साहब, अच्छा ठीक है रुकिए। फराज किदवई, अच्छा विनोद बंसल आता हूँ। फराज किदवई साहब, भारतीय जनता पार्टी पर आप ये आरोप लगाते हैं कि वो धर्म की राजनीति करती है। अगर कुछ मुसलमानों ने काली पट्टी इसलिए नहीं बांधी क्योंकि वो राजनीति नहीं करना चाहते थे जब धर्म को निभा रहे हो, वो नमाज अता करते हुए कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करना चाहते थे जिससे ये लगे कि वो इबादत नहीं कर रहे, राजनीति कर रहे, इसमें बुराई क्या है? अनुराग भाई गलत बात है आपकी, ये राजनीति कहाँ है? ये मुद्दा है। क्या ये काली पट्टी धर्म से जुड़ी हुई है? काली पट्टी हजारी साहब धर्म से जुड़ी हुई है? अरे मुद्दा ये पूरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की कि नमाज अता करते हुए काली पट्टी पहनो। ये राजनीति नहीं है, ये तो राजनीति है सरासर। खैर, फराज किदवई साहब को बोलने दीजिए। ठीक है, फराज किदवई साहब बोलिए। क्या इस्लाम के अनुसार काली पट्टी अलाउड है क्या नमाज के दौरान? अच्छा रुक जाइए, फराज किदवई साहब बोल रहे हैं। फराज किदवई साहब बोलिए। अगर हरा पीला रंग अगर मस्जिद में लग जाता है, कुर्ते पे लग जाता है, तो इनका विनोद बंसल इस्लाम खतरे में आ जाता है। ठीक है, रुक जाइए जी फराज जी। अनुराग जी आज आपकी डिबेट का 50% टाइम जो है वो लैप्स हो गया, क्योंकि ऐसे डिबेट नहीं हो पाती है कि अगर एक आदमी बोलेगा उसके बाद में 3 आदमी फिर उसके ऊपर। अजहरुद्दीन जैसे मौलाना है ना, ये अजगर जैसे मौलाना है। बंसल साहब बोलने दीजिए, फराज किदवई साहब को बोलने दीजिए। फराज साहब बोलिए। भाई मैं बोल रहा था तब तो आपने नहीं टोका था। नहीं, मैं अरे नहीं, आपका मैसेज पूरा क्लियर हुआ। आपका मैसेज विनोद जी पूरी तरह क्लियर हुआ है। नहीं क्लियर हुआ, लेकिन मैं अरे बाकी लोग स्काइप पर हैं, आप बोले तो इनकी आवाज ही नहीं आ रही थी। के मामले में आप कह रहे हैं नहीं बोलो मत, आप ठीक है, मैं कैसे चुप होऊंगा बताइए ना। ठीक है, फराज साहब आपने भी हरे रंग का रूमाल डाला हुआ है, पॉकेट स्क्वायर डाला हुआ, आपने भी काले रंग का पॉकेट स्क्वायर नहीं डाला, यानी आप भी नहीं मान रहे इस फैसले को, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले को। सबसे पहले तो मैं बंसल साहब की बात का जवाब दे दूं। अरे बंसल साहब सुन लीजिए, किसी को सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास जी। तो बंसल साहब आपसे बोल रहे हैं ना कि आपको फराज साहब पे बड़ा प्यार आ रहा है। भाई असल में क्या है बंसल साहब? अरे बंसल साहब निवेदन कर रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं, बीच में मत टोकिए भाई। फराज के अरे नहीं, आप 4 बार उन्होंने बोलने की कोशिश की, आपने बोलने नहीं दिया उनको। आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आता हूं। मुझे बताइए, मैं तो 10 बार बोलने की कोशिश करी। अरे आप पूरा बोले हैं भाई, देख लीजिएगा, जाकर के देख लीजिएगा, डिबेट की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, भरपूर बोले हैं, बुलंद आवाज में बोले हैं और पूरा सुने गए हैं। इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं तो बोलेंगे नहीं। अरे आपने बोलने से पहले कह दिया उनके पास बोलने को कुछ नहीं, बोलने दीजिए, मेरा निवेदन है। फराज किदवई साहब बोलिए। जिस आदमी को यह ना पता हो कि तुलसीदास जी ने हिंदी में ग्रंथ लिखे कि संस्कृत में ना लिखे, वो मुझको बताएगा कि मेरे पास कुछ है नहीं।
अरे बंसल साहब एक टॉपिक चूज कर लीजिए, जी न्यूज को इन्फॉर्म कर दीजिए, 1 घंटे की बहस आपसे करा लीजिए, पता चल जाएगा। रामचरितमानस को फाड़ने वाली कौम जो है वो हमें बताएगी कि रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है। रामचरितमानस को जलाने वाली कौम, रामचरितमानस को जलाने वाली पार्टी, विनोद बंसल आपने कर दिया काउंटर, आप चुप हो जाइए। तो उसमें क्या लिखा रामचरितमानस में? ठीक ठीक। अरे शर्मा नहीं चाहिए आपको। अरे नहीं, फराज किदवई साहब ने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, फराज किदवई साहब जवाब भी दे देंगे आपकी बात का। अच्छा सुन तो लीजिए, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, ठीक है, नहीं है या तो तथ्यों। अरे मेरी डिबेट में ईंट पत्थर मत चलाइए। हिंदू समाज को अटैक करोगे तो उसको अटैक को झेलना ही पड़ेगा। अनुराग जी मैं बोलूं अब? जी बोलिए बोलिए। अनुराग जी मैं बोलूं? बोलिए फराज किदवई। बंसल साहब अभी कुछ बोल रहे थे। हाँ, आपने बंसल साहब को प्रोवोक कर दिया ना, इसलिए कुछ बोल रहे थे। जी जी, अरे सुनिए तो, अरे भाई हमारे वो, कोई बात नहीं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि राम राज का जो उन्होंने तस्वुर दिया था कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू ना कर काहू सब कोई, राम प्रताप विषमता कोई। अब आप ये देखिए यही, अब अरे वो अपनी उर्दू जबान में तस्वुर कह रहे हैं उसको। ये तस्वुर क्या होता है यार, जुबान क्या होती है? सुनिए, हिंदी चैनल पे बैठे हिंदी में बोलिए आप। अरे तुमसे पूछ करके थोड़ी ना बताएंगे विनोद बंसल। गोडसेवादी, अरे गोडसे को मानने वाले सुन, गोडसेवादी तुझसे पूछ करके नहीं करेंगे। गोडसेवादी सुन, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, बोलो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। अगर तुम्हारी औकात है तो बोलो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे के समर्थक, गांधी के हत्यारे बताइए मुझे। गोडसे के बताइए, रामचरितमानस को ऊपर उंगली उठाने वाला ये नमाजवादी समुदाय आज रामचरितमानस सुना रहे हो। मैं अरे मुझे बताइए, रामचरितमानस को जलाने वाला ये जो नमाजवादी समुदाय आज हमें बता रहे हैं कि रामचरितमानस में क्या लिखा है। अरे शर्मा नहीं चाहिए आपको, शर्मा नहीं चाहिए आपको। औरंगजेब के वाले, महात्मा गांधी के सीने को छलनी करने वाले आपको, तुम मुझे बताओगे नफरती चिंटू जो देश में नफरत फैलाते हो। अरे तुमको तो ये भी नहीं पता कि कौन सा ग्रंथ किसमें लिखा हुआ है, किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तुम एक नंबर के जाहिल हो, जाहिल समझते हो, इलिटरेट। जाहिल इज द वर्ड फॉर यू। अरे भाई जाहिल, गद्दार तू, तेरा खानदान, तेरा संगठन, तूने मारा गांधी को, तेरे आइडियोलॉजिकल, अरे तुम्हारे जो आइडियोलॉजिकल लोग थे उन्होंने गांधी की हत्या की, तुमने देश के टुकड़े किए, तुम देश में नफरत फैला रहे हो। जाहिल आदमी, गंवार आदमी, तुम मुझसे बहस करेगा? अच्छा, इस तरीके का पर्सनल अटैक है। फराज किदवई साहब आप बड़े ज़हीन आदमी हैं, मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता। फराज किदवई साहब चलिए ठीक है, सतानंद महाराज बुलाते हैं। ठीक है, सतानंद महाराज बुलाते हैं, फिर मैं मुमताज आलम रिजवी का रुख करूंगा। सतानंद महाराज, ये ऐसा माना जा रहा है कि काली पट्टी ना बांध करके टूल किट फेल हुई है। जिस टूल किट के जरिए धर्म में राजनीति घुसाने की कोशिश की गई थी उसे खारिज कर दिया है मुस्लिम भाइयों ने। क्या संदेश केवल इतना है या फिर संदेश ये भी जाता है कि काली पट्टी ना बांध करके मुसलमानों ने ये संदेश भी दिया है कि वो वक्फ बिल संशोधन के साथ हैं, साथ खड़े हुए हैं? प्रत्युष जी, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम बंधु हैं जो वक्त बिल संशोधन अधिनियम के पक्ष में हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि संशोधन से पूरे समाज को लाभ मिलना है, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो सेकुलर समाज हो, कोई भी हो। क्योंकि ऐसे ऐसे नियम वक्फ बोर्ड के अंदर है कि किसी मठ को, किसी मंदिर को, किसी की प्रॉपर्टी को, अभी तो सरकारी संपत्ति को भी ये जवान के ताकत पर कह देते हैं कि हमारी संपत्ति है और बिना कार्रवाई के अपना अधिकार चाहते हैं। पूरे समाज के हित के लिए वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन अत्यंत आवश्यक है, होना चाहिए। रही काली पट्टी की बात, तो काली पट्टी हो या सफेद पट्टी हो, नीली पट्टी हो, जिसका कोई सिद्धांत ना हो, जिसका कोई नियम ना हो, वो कभी काली भी बांध सकता है, कभी पीली भी बांध सकता है, मौका पड़े तो लाल भी बांध सकता है। वो तो एक राजनीतिक एजेंडा है। वक्फ बोर्ड अधिनियम का विरोध करने वाले जो लोग हैं उनको, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये नियम क्यों लाया जा रहा है। केवल एक जुमलेबाजी, एक राजनीति, पूरे देश का माहौल खराब करना। अरे भाई, ऐसे बहुत सारे गरीब
बेचारे मुसलमान हैं जिनकी जमीनों को भी बड़े बड़े मौलाना लोग कब्जा कर लेते हैं। अभी एक मौलाना बंधु कह रहे थे कि मठ मंदिर भी चले जाएंगे। अरे बड़े बड़े मठ मंदिर तो पहले ही सरकार के हाथ में है। पूरे मठों के मंदिरों के तिरुपति बालाजी ले लीजिए, साईं मंदिर ले लीजिए, बहुत सारे मंदिरों का पैसा तो सरकार अपने हाथ में ले रही है ना। ऐसी कोई एक मस्जिद बताओ जिस मस्जिद का पैसा सरकार के पास जा रही हो, जिस चर्च का पैसा सरकार के पास जा रहा हो। बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों पर तो अधिकार सरकार का पहले से ही है। तो इसलिए निवेदन करूं, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम जो भी आ रहा है उसका पूरे देश को समर्थन करना चाहिए। इससे पूरे देश को फायदा है, प्रत्येक धर्म वर्ग के व्यक्ति को लाभ है, इससे किसी की हानि नहीं है। सामान्य वर्ग के मुस्लिम बंधु को भी लाभ है और हिंदू को भी लाभ है, भारत के रहने वाले प्रत्येक नागरिक को लाभ है। तो इसका समर्थन करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। ठीक है। मुमताज आलम रिजवी साहब, अजहरी साहब कह रहे थे मैसेज टाइमली क्लियर नहीं हुआ इसलिए कुछ मुस्लिम भाइयों ने काली पट्टी नहीं बांधी। ईद के लिए कोई विशेष मैसेज टाइमली रिलीज किया जाएगा क्या? देखिए मुस्कान जी, मैं सबसे पहले बताऊं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि साहब नमाज चुकी है और जुमा है, और ऐसा आपको पता होगा इंटरनेशनल कुछ डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में, वो रमजान के आखिरी महीने में और अलविदा जुमा के ही वक्त मनाया जाता है पूरी दुनिया में, और वो फिलिस्तीन की आज़ादी और मजलूमीन की हिमायत में किया जाता है। तो इसलिए ये जो नहीं जानते लोग वो ये जान लें, नंबर एक। नंबर दो ये कि अभी आप साहब कह रहे थे कि ये मौलाना कब्जा कर लेते हैं, और मैं एक चीज बता दूं कि मैं एक चीज बता देता हूं कि मस्जिदें तो कमाई का अड्डा नहीं है, मस्जिदें इबादत की जगह है और वहाँ पे इबादत की जाती है। तो इसलिए सरकार उसूलेगी क्या वहाँ से, क्या वहाँ आता है कि सरकार वहाँ से ले लेगी। बाकी जहाँ लूटने की बात है तो वहाँ के जरिए तमाम सरकारों ने खूब लूटा मुसलमानों को। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुसलमानों की हालत आज दलितों से बदतर है। क्यों? मुसलमानों ने मुसलमानों को लूटा। सिर्फ मस्जिदें हमारी बची रह गई किसी तरीके से, दरगाहें बची रह गई हमारी, खानकाहें, बाकी सब पे कब्जा कर लिया सरकार के जरिए से। सरकार के बोलने तो दीजिए, जो है सरकारों की मंशा से, सरकारों की चाहत से और सरकारों की हिमायत से हमारे औकाफ पे काबिज हो गए लोग। अब सरकार चाहती है कि जहां पे हम काबिज है वो हम ले ले और जहां हमारे लोग काबिज है वो ले ले, और इसीलिए ये कानून लाया जा रहा है, इसलिए मुखालफत हो रही है, इसलिए नहीं कि जो लोग गलत। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, इसके लिए सभी के सुझाव आमंत्रित किए गए थे, केवल अकेले सरकार नहीं ला रही है। पहले तो इस बात को सुधार कीजिए आप, मुमताज आलम रिजवी साहब। नहीं, एक मिनट, मैं आपको बता दूं कि जेपीसी जो बनी थी और जेपीसी में जो एक तो चेयरमैन है उनको कुछ आता जाता नहीं है, वो कुछ नहीं जानते हैं। मैं मतलब ये ठीक बात है। तो फिर मदरसे से अदालत जा सकते थे भाई, अदालत क्यों नहीं गए? जाता है सिर्फ कोई विद्वान है, आपको वक्त के बारे में मदरसा छात्र कोई विद्वान है। अगर मदरसे में कोई नहीं गया तो विद्वान नहीं है। अरे देश के सांसद को आप ये कह रहे विद्वान नहीं है। पढ़ेंगे नहीं और जेपीसी के अध्यक्ष प्रश्न लगा देखो खुद कितने पार्टी में खुद के पार्टी में हो, ये बोलने वाले लोग कितने साथ हैं। आज हरी पट्टी काली पट्टी कभी बात चल रही है। अरे भाई कितने लोगों ने आज मांगी, इसकी बात कर लो ना। सबसे पहले आज की बात करो कि आज कितने लोग साथ खड़े हैं। पार्लियामेंट में तुम बाद में पहुंचोगे, जेपीसी में तुम बाद में पहुंचोगे, पहले आज दिखाओ कौम के कितने लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे कौम के लोग तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे कौम के लोग तुम्हारी असलियत पहचान चुके हैं, क्योंकि तुम लोगों ने वक्फ की जमीन का जितना दुरुपयोग किया है वो पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने समझ लिया है। पूरी नाजायज कब्जा, चाहे सुन्नी बोर्ड हो चाहे शिया बोर्ड हो, इस देश के अंदर जब तमाम जमीनों पे कब्जा करके बैठे। और तो संभल का क्षेत्र, संभल के अंदर जो 4 किलोमीटर का क्षेत्र है, स्क्वायर किलोमीटर का 6 किलोमीटर की आप लोगों ने दावा करते हो। ठीक है, मैं एक बार फराज किदवई साहब का फिर से रुख करूंगा। फराज किदवई साहब, रमजान पाक ही क्यों, नमाज ही क्यों,
ये महीना ही क्यों? आपको विरोध प्रदर्शन करना था, आप जंतर मंतर गए थे, अच्छी बात थी। विरोध प्रदर्शन करना है, दरवाजे खुले हुए हैं, अदालतों के भी खुले हुए हैं, प्रदर्शन स्थलों के भी खुले हुए हैं, लेकिन नमाज को उसके दायरे में क्यों ला रहे हैं, इबादत को उसके दायरे में क्यों ला रहे हैं, और फिर उसे जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं, डिफेंड क्यों कर रहे हैं? अरे बड़ी बड़ी जंगें इसी माह रमजान में हुई हैं, जरा तारीख उठा के पढ़िए, कोई ऐसी नई चीज नहीं। इबादत का मौसम, इबादत का महीना कैसे हुआ भाई? साहब को बोले इबादत का महीना कैसे हुआ? अरे भाई, एक तो मैं फराज, अब पहले विनोद बंसल नहीं बोलने दे रहे थे, अब मुमताज आलम रिजवी नहीं बोलने दे रहे हैं फराज किदवई को। जितने भी हिंसा हुई है, ठीक है, वो सारे के सारे मस्जिद से निकल के हुई है, पता है आपको? देश के अंदर ठीक है, विनोद बंसल आऊंगा भाई, आऊंगा, अभी समय है मेरे पास। ये मस्जिदों से नमाज पढ़ के निकलते हैं और पत्थर फेंकते हुए जाते हैं। अरे भाई, कहाँ की बात कर रहे हैं आपने? तो सारी मस्जिदों को एक दायरे में खड़ा कर दिया। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है। फराज कश्मीर में क्या होता था? हर शुक्रवार पे यही करते थे, मौलाना साहब तकरीर करते थे, आग लगा देते थे, और जितने नमाजी होते थे पत्थर लेके निकल जाते थे। ठीक है, फराज किदवई साहब को सुन लीजिए, फराज किदवई साहब हर जगह यही करते आए हैं। फराज किदवई साहब, मौलाना जितने दाढ़ी वाले बैठे हैं, इनका काम ही आग लगाना है। ठीक है, मैं आता हूं अजहरी साहब, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। फराज किदवई साहब, देखिए, दो चीजें हैं अनुराग जी। एक तो मुमताज भाई ने अभी कुछ बोला, उसमें मुझे कुछ मेरिट लग रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तेलंगाना इलेक्शन के दौरान अपने भाषण में एक चीज बोली थी कि जो तमिलनाडु की सरकार है वो हिंदू मंदिरों पर कब्जे कर रही है। तो सरकार का, क्योंकि सरकार के पास आजकल रेवेन्यू तो है नहीं, तो वो किसी न किसी तरह से हर मजहब की जो असेट्स हैं उसके ऊपर किसी न किसी तरह से कब्जे करने का प्लान बना रही है। और पूर्व सांसद सतपाल सिंह मलिक ने एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया था कि हिंदू भाइयों के जो, देखिए, इस गोडसेवादी से कहिए चुप रहे भाई, इस गोडसेवादी से कहिए चुप रहे, वरना मैं निकल जाता हूं। मां में बदबू आने विनोद वाला बंसल, आप बोलने दें, आप फराज किदवई साहब को बोलने, पूरा तो कर लेने दीजिए। अनुराग जी, मुझे बताइए, जिसको अपनी मां में बदबू आती हो, जिसको अपनी मां में बदबू आती है, उसको कपूत कहते हैं, सपूत कहते हैं? बताइए ना आप। आज जो व्यक्ति राणा सांगा को गद्दार कहता हो, वो जमात क्या है भाई? ये नमाजवादी नहीं है तो क्या है ये? आप मुझे बताइए, जो मेरी रामचरितमानस को जलाता हो, मेरी रामचरितमानस में कीचड़ उछालता हो, और वो जो है तुलसीदास के बारे में बात कर। ठीक है, आपने विरोध दर्ज करा दिया, अब आप चुप हो जाइए। फराज किदवई साहब को खत्म कर लेने दीजिए। हाँ, फराज साहब। अनुराग जी, एज अ प्रोटेस्ट में नहीं बोलूंगा, आप इनसे बुलवाइए, मैं बैठा हूं, चुप सुन रहा हूं। नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लें। नहीं, फराज साहब, एक बार जवाब देना चाहिए आपको। फराज साहब, आपको जवाब देना चाहिए कि आपकी पार्टी की तरफ से ऐसे वक्तव्य आ रहे हैं, गाय में से बदबू आ रही है, तो मुझे बताइए कि किस प्रकार के शब्द आप उच्चारण कर जा रहे हैं आपके द्वारा। मुझे बताइए, राणा सांगा पर आपकी पार्टी के लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, भारत के इतिहास को नहीं पढ़ते, उसके बाद अड़ जाते हैं आपकी पार्टी के लोग, तो आप पे प्रश्न उठेंगे, जवाब देना चाहिए आप लोगों को। आप जवाब नहीं देंगे, भागने की बात। ठीक है, दे रहे, जवाब दे रहे, फराज साहब जवाब देना सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, से कहिएगा चुप रहेगा। हाँ ठीक है, आप सुन लीजिए, सुनो गोडसेवादी, सुनो इंटेलेक्चुअल डिबेट कैसे की जाती है। हिम्मत नहीं है इनके पास। दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। गांधी, अरे भाई सुन लीजिए, गांधी के हत्यारे सुनो, अरे गांधी के हत्यारे सुनो, शर्म आनी चाहिए। सुनो गांधी के हत्यारे सुनो, गोडसेवादी सुन लो, गोडसेवादी। अरे औरंगजेब के चमचे, अरे गोडसेवादी सुन लो, औरंगजेब की औलादो सुनो। अरे सुन लो गोडसेवादी, माँ को कपूर, अरे सुन लो, अरे गोडसे की औलाद, गोडसे की छठी औलाद सुन लो। अरे सुनो, रामचरितमानस को जलाने वाले सुनो, गांधी के हत्यारे सुनो। अरे नमाजवादी गुरगश सुनो। अरे मुझे बताइए, अरे कुछ दिन बाद आप नमाज पढ़ने लगोगे, मुझे कैसा लग रहा है? इतना नमाजवादी करते हैं मुस्कान जी, कुछ दिन में ये भी नमाज पढ़ने लगे, मुझे ये लग रहा है। अरे नमाजवादियों, ये नमाजवादी मानसिकता से अरे नमाज न पढ़ने लगोगे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे पढ़ने लगोगे तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा हो गया विनोद बंसल जी, हो गया, आपने बोल लिया। अब आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं फराज किदवई, सुन लीजिए भाई, फराज किदवई बोलिए। नहीं, जवाब दें, लेकिन संजीदगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किस चीज का जवाब दूं। अरे गोडसेवादी को चुप तो कराइए पहले, गांधी के हत्यारे को पहले, गांधी का। अब आप दोहराव कर रहे हैं ना फराज किदवई साहब, आप भी अन्याय कर रहे हैं। अरे फिरोज गांधी की औलाद, अरे मुझे बताओ भैया। अब देखिए ये होता रहेगा। पहले बता दो ना, अबू जान कौन है आपका? बताओ ना, अबू कौन है आपका? औरंगजेब है, बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, कौन है? आप बता दो। राणा सांगा को तो आप गद्दार। अच्छा वो बता रहे हैं, आप सुन तो लो। और माँ में से आपको बदबू आती है। अरे बताओ ना, किसकी औलाद है ये? बोलो।
नहीं है इनका, अनुराग जी नहीं है। हाँ जी बोलिए बोलिए फराज के बोलने का साहस नहीं है। ये नमाजवादी लोग हैं। देखिए क्या है कि ये हमेशा से भारत के ऊपर हमला करते रहे हैं। अच्छा ठीक है आपने सारी बात कह दी विनोद साहब। मान मर्यादा का वर्धन करते रहे हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इनके पास कुछ बोलिए फराज के तरफ से आप भी मौका दे रहे हैं विनोद बंसल जी को पूरा बोलने का। आग लगाने वाले लोग हैं, दंगा करने वाले लोग हैं। गोबर भरा हुआ है, कुछ नहीं डीएनए करा अपना मालूम है तुम्हारे यहाँ तो सुअर का गोश्त भरा हुआ है, मेरे यहाँ तो गोबर ही है। आपके मन में तो मन में सुअर का गोश्त भरा हुआ है। आप गोश्त खाने वाले हो, सुअर के गोश्त से पलने वाले लोग हो आप। आपको शर्म आनी चाहिए। अरे विनोद बंसल जी अब चुप हो जाइए। ये अरे विनोद बंसल जी फिर वो जवाब से बचकर निकल जाएंगे फराज के भाई। आप बोल रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं वो बैठ कर। चौधरी ने बयान दे दिया है। बीन बजा रहे हो आप, ये भैंस क्या के बीन बजा रहे हो आप। इनके पास जवाब है नहीं। ये तो गॉड से की पूजा करते हैं। अच्छा अजहरी साहब ईद के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई संदेश है क्या मुस्लिम भाइयों को जो समय से पहुंच जाए उनके पास? इंतजार कर ले थोड़ा। अच्छा इंतजार करें आप कह रहे हैं। चलिए मतलब आप राजनीति करेंगे, मतलब धर्म में राजनीति का घोल बनाएंगे आप। ये आपको राजनीति किसकी लग रही है? राजनीति लग रही है आपको? ये ईद के दिन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। संवैधानिक दायरे में रहकर चलिए इसे आप राजनीति नहीं मान रहे, लेकिन मुमताज आलम रिजवी इसे ऐलाने जंग बता रहे हैं। कह रहे हैं कि रमजान पाक के महीने में कई ऐलाने जंग हुए हैं इससे पहले। मैं सबकी कुशलता की कामना करता हूं और हिंदू और मुसलमान और सभी धर्मों के लोगों से जरूर कहूंगा कि ऊपर वाले ने आपको अपनी अकल देकर भेजा है, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। किसी भी राजनीति का शिकार मत बनिएगा, प्यादा मत बनिएगा, मोहरा मत बनिएगा। इसी अपील के साथ सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। अगली मुलाकात तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए।